नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमें जॉइन किया है ज़हाक तनवीर ने। ही इज़ अ सऊदी बेस्ड इंडियन एंड ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिली क्रॉनिकल, which is a UK-based digital news platform. He works on counter-terrorism. एंड चलें बातचीत शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ज़हाक क्या करते हैं। ज़हाक, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस किस्म के माहौल में आपकी परवरिश हुई? जितना मुझे पता है आपका ताल्लुक हैदराबाद से है। अगर थोड़ा-सा आप हमें अपने फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में बताएं। ज़रूर, ज़रूर। सबसे पहले तो सोनम जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी कि आपने हमें इनवाइट किया है। और रही बात मेरे यानी कि बैकग्राउंड की, जैसे आपने मेंशन किया है कि मैं हैदराबाद से हूँ और तकरीबन सऊदी अरब मैं 12 साल पहले आया हूँ। और पहले जब मैं सऊदी अरब आया था तो मैं जद्दा में था। देन आई मूव टू द ईस्टर्न प्रोविंस। मैं फिर दमाम साइड मूव हुआ जो बहरीन और यूएई के करीब है। तो मेरी स्कूलिंग वैसे कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। इंडिया में कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद जो है जैसे मैंने 10th स्टैंडर्ड ख़त्म किया तो उसके बाद ये सब उस टाइम पे चल रहा था, ये गुजरात और ये जो है बाबरी मस्जिद, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग सब जोशीले थे, जोश में थे। तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, दरसगाह जिहाद व शहादत करके, डीजेएस। तो इसमें जो है सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर नए नए बच्चों को, यंगस्टर्स को जो है ज्वाइन किया करवाया जाता था। और फिर वहाँ पे जो है सेल्फ़ डिफेंस के नाम पर ट्रेनिंग होती थी। कुछ महीने गए वहाँ पर और उनके इवेंट्स में, उनके प्रोटेस्ट्स में जाना और फिर झंडे जलाना, ये जो फ्लैग्स होते हैं, झंडे जलाना और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। एकदम यंग थे। फिर उसके बाद दूसरा फेज़ आया। उस फेज़ में जो है हम, कौन आप से झंडे जानते हैं, जलाना? किसके झंडे जलाना? अब जैसे एग्जांपल उस टाइम पे इराक़ वॉर चल रही थी, अमेरिका इराक़ के ऊपर हमला कर रहा था, तो अमेरिका का फ़्लैग जला देना। तो इस तरह से फ्लैग्स जलाना, प्रोटेस्ट करना, पुलिस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट, और ये सब जो है वो दौर था। फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें हम डॉक्टर जाकिर नाइक के जो सेंटर है आईआरएफ, उसके बहुत करीब हुए, आना जाना हुआ और उनके जितने ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में उनके साथ जुड़े हुए थे और फिर उनके साथ काम करते थे, यानी कि दावा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो फिर ये एक फ़ेज़ गुज़रा। तो एक फ़ेज़ ऐसा गुज़रा, यानी कि अच्छे पढ़े लिखे थे, बट हमारा जो घराना है वो काफ़ी जो है एजुकेटेड है, पढ़े लिखे। मेरे भाई अमेरिका में रहते हैं, मेरी बहन यूके में है और काफ़ी डिसेंट फैमिली है। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जागीरदार थे, यानी कि दो साइड से, फादर और मदर की साइड से जागीरदार थे। तो खैर फिर ये जो फ़ेज़ गुज़रा हमारा, जो हम डीजेएस जाते थे, फिर उसके बाद दूसरा फ़ेज़ आया जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक के सेंटर से जुड़े हुए थे। फिर तीसरा फ़ेज़ आया जब मैं सऊदी अरब आया। तो सऊदी अरब आने के बाद यहाँ पे हमको काफ़ी चीज़ें खुलना शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे जब हम काम करना शुरू किए तो बेसिकली ये गोरों के साथ एंड अमेरिकन के साथ, ब्रिटिश के साथ ज़्यादा काम करती है, क्योंकि ये पूरा प्रोविंस जो है, ईस्टर्न प्रोविंस, अरामको के अंडर में आता है। तो अरामको में काम करने वाले तकरीबन जो है फॉरेनर्स होते हैं। फिर बहरीन से भी लोग आते हैं, यूएई से भी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। तो जब इंटरेक्शन शुरू हुआ तो काफ़ी चीज़ें जो है खुलना शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक इस्लामिक स्कॉलर है, शेख मोहम्मद बिन रमज़ान अल हाजरी। तो उनके, अरब स्कॉलर है सऊदी, तो उनके पास जब हम जाते थे तो वहाँ से जो है काफ़ी चीज़ें समझ आना शुरू हुई कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है, इस्लामिस्ट क्या होता है, फिर ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। और 2014 की बात मुझे अच्छा याद है कि उस टाइम पे दाइश जो आईएसआईएस है, इसका काफ़ी जो है फ्लेयर चल रहा था। काफ़ी लोगों में जो है ना उसका दबदबा चल रहा था, लोग उसको फॉलो कर रहे थे और काफ़ी नौजवान बच्चे जो है इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे दाइश से, आईएसआईएस से। तो आईएसआईएस की एक मैगज़ीन आती थी जिसका नाम था दाबिग। तो ये मैगज़ीन जो है अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिया में भी आती थी। बाज़ बच्चे उससे भी इन्फ्लुएंस हुए थे, बाज़ लड़के। तो ये जब मैगज़ीन आती थी तो उसमें जो है वो लोग जस्टिफाई करते थे इस्लामिक टेक्स्ट से। मिसाल के तौर पे उस टाइम पे उन्होंने जॉर्डेनियन पायलट को ज़िंदा जला दिया था। तो ज़िंदा जलाने के बाद उसको उन्होंने इस्लामिकली जस्टिफाई भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे शुबात होते थे, यानी कि डाउट्स होते थे। तो फिर हम वो ले जाके शेख रमज़ान से पूछते थे कि भाई ये क्या है बताइए। तो फिर वो समझाते थे कि नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये मौजू हदीस है, ये फैब्रिकेटेड है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अलग अलग चीज़ें जो है ना खुलना शुरू हुई। तो उसके बाद जो है हमको समझ में आना शुरू हुआ। फिर
फिर मैंने क्या किया 2018 में मैंने ये सोचा कि चलो हम एक जो है ना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं, ताकि हम जो बताना चाहते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, वो लोगों तक पहुँचे। तो जब मैंने इसको शुरू किया, तो शुरू में मैंने इस्लामिस्ट को, मुस्लिम ब्रदरहुड को और ये जितने जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको मैंने टारगेट करना शुरू किया और इनको एक्सपोज करना शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर जैसे अक्सर लोगों का हाल है, वो मेरा भी हाल था कि हम जो है इंडिया के मामले में लेफ़्ट से जो है हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। यानी कि लेफ़्ट आइडियोलॉजी से, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये बात मैंने कई बार मैंने हमारे मुस्लिम ब्रादरान को मैंने ये बात बताई है कि देखिए, हम अरब दुनिया में तो हम मुस्लिम ब्रदरहुड को हम एक्सपोज कर चुके हैं, मगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम अभी भी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड के इन्फ्लुएंस को नहीं समझ पा रहे हैं, और अभी भी हम मुस्लिम ब्रदरहुड के नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। तो अब ये जैसे हमने उनको एक्सपोज किया, मगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिर मैंने वही लेफ़्ट का नैरेटिव चलाया। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ स्टोरीज़ मैंने मिली क्रॉनिकल पर चलाई, जिसको शबनम हाशमी, रिचा चड्डा, अशोक सुएन, ये सब रिट्वीट करते थे, क्योंकि उनके हिसाब से उस पर आर्टिकल्स हुआ करते थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे हम बातचीत करते गए, और ख़ास तौर पर अमेरिकन जो एनालिस्ट्स हैं उनके साथ जैसे हमारे इंटरेक्शंस हुए, पॉडकास्ट हुए, डिस्कशंस हुए, तब जाके चीज़ें और भी जो है वाज़े होना शुरू हुई, और भी क्लियर होना शुरू हुई। फिर मुझे लगना शुरू हुआ कि नहीं, जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें वाई स्पेसिफिकली एक ही आदमी को टारगेट किया जा रहा है, और क्यों जो है इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे आप 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं, AJ प्लस जो है अल जज़ीरा, राना यूब का उन्होंने पूरा इंटरव्यू जो है टेलीकास्ट किया। तो इस तरह से जो है ना, फिर ये चीज़ को हमने जो है और एक्सप्लोर करना शुरू किया, और जैसे जैसे हमने और एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो और भी चीज़ें जो है हमारे सामने क्लियर होना शुरू हुई। तब जाके जो है ये जो है प्लेटफॉर्म को हमने स्टेबिलिटी दी है। तो ये मेरे काफ़ी फेजेस गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि 180 डिग्री बस ऐसे पलट गया, ऐसा नहीं है, बल्कि चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, देखा, करीब से जाना, फिर दूसरी चीज़ हम सीखते गए और आगे बढ़ते गए। तो ऐसे चल के जो है ना हमारी लाइफ में ट्रांजिशन हुआ है। तो आप बेसिकली 12 साल पहले आप मूव हुए, और उसके कुछ साल बाद ही यू स्टार्टेड टू गेट डी रेडिकलाइज्ड, बट 2019 लेट तक आपके जो व्यूज थे हिंदुत्व को लेके, हाँ, वो काफी एक्सट्रीम व्यूज थे। ऐसा क्या हुआ कि आपके हिंदुत्व को लेके भी जो व्यूज हैं वो इवॉल्व हो गए? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हिंदुत्व को लेकर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। इनफैक्ट मुझे भी कन्फ्यूजन था कि हिंदुत्व का जो इमेज जो बताया गया है, आरएसएस का हिंदुत्व का जो इमेज बताया गया है, वो एक्सट्रीमली डिमोनिक बताया गया है। जिस तरह से ज़ायनिस्ट का जो इमेज है, इज़राइली ज़ायनिज़्म, इसका भी जो इमेज बताया जाता है कि एक्सट्रीमली डिमोनिक, यानी कि हर चीज़ में साजिश करते हैं ये लोग, हर चीज़ में, यानी कि मुसलमान को बिल्कुल ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, सेकंड क्लास सिटीज़न बनाना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव जो है बहुत आम है। तो ये हमारा भी था। इनफैक्ट 2019 के इलेक्शंस के टाइम पर मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी पब्लिश किए थे, वीडियोस भी बनाए थे कि हमको जो है ना ये फासिस्ट आइडियोलॉजी है, इसको टारगेट करना है, इसके ख़िलाफ़ लड़ना है। अच्छा, अब उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ इंडिया के अंदर, NRC, CAA को लेकर प्रोटेस्ट जो हुए, फिर उसके बाद जो है अलग अलग चीज़ें जब होना शुरू हुई इंडिया के अंदर, तब मैंने एक चीज़ महसूस की वहाँ पर, यह है कि स्पेशली ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड एलिमेंट्स हैं और कम्युनिस्ट एलिमेंट्स हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की यहाँ पे यह है कि UAE प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर ऑनर कर रहा है, UAE। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान PM मोदी को बोल रहे हैं कि एल्डर ब्रदर। किंग सलमान जो है ये उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। अब ये चीज़ जो है थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन में डाल दी कि ठीक है भाई, हम सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं बिकॉज सऊदी अरब मुस्लिम ब्रदरहुड को इन्होंने टारगेट किया, उनसे मुकाबला किया सऊदी अरब ने, UAE ने भी मुकाबला किया, और ये 2 कंट्रीज़ जो है एक मॉडर्न इस्लाम देखा जाता है आज के दौर में। फिर ये भी हम देख रहे हैं कि जो है वो मोदी को भी बुलाकर जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर ये ऐसा है क्या? और सऊदीज़ का मैंने मिजाज देखा कि ये लोग जो है ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स जो होते हैं, उनको ये लोग ज़्यादातर जो है सपोर्ट करते हैं।
तो ये चीज़ भी मैंने महसूस की। और धीरे धीरे जब हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ बोलना नेशनलिस्ट शुरू मतलब किया। दूसरे ममालिक में भी जो नेशनलिस्ट होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। जी। नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते हैं मतलब कि जो दूसरे ममालिक, दूसरे नेशंस दूसरे की जो ममालिक के, हाँ, दूसरे ममालिक के नेशनलिस्ट जो होते हैं उनको काफ़ी वो रिस्पेक्ट भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। Is it just the leadership which feels that way, or do you see that नो in नो the नो, people? कॉमन पीपल, इवन कॉमन पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पीपल। आम लोगों की बात बता रहा हूँ मैं। जब उनके साथ हम उठते बैठते हैं तो वो लोग क्लियर कट बोलते हैं कि चूंकि सऊदी अरब का जो फाउंडेशन है वो रिलीजियस नेशनलिज्म पर हुआ है, तो वो लोग चूंकि वो भी नए हैं, जिस तरह से 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और इंडिया के बॉर्डर्स मतलब बने थे और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसी तरह से सऊदी अरब भी 1930s में ही बना था। उससे पहले जो है अलग अलग ट्राइब्स रूल करते थे और मक्का मदीना जो है वहाँ पे टर्किश कोलोनाइजेशन था। तो वो लोग भी इस दर्द को समझते हैं कोलोनाइजेशन के, और वो लोग भी जो है एक नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी के भी जो है फेवर में है। और बाद सऊदीज़ तो मुझे यहाँ तक बोले हैं कि भले आप 1000% जो है आप प्रो सऊदी हैं, बट अगर आप अपने मुल्क के लिए रेबल हैं तो फिर सऊदी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और सेम आप एटीट्यूड जो है आप यूएई में भी देखेंगे। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि सऊदीज़ और इमरातीज़ जो है, जो इंडियंस को स्पेशली इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं, इनको जो ज़्यादातर ये लोग सपोर्ट करते हैं, इसमें बहुत बड़ा कारण ये है कि उनकी ये फीलिंग है कि जो आदमी अपने मुल्क का होता है वो आदमी हमारा भी जो है फ़ायदेमंद है। अगर वो अपने मुल्क का नहीं है, भले वो आपकी 1000 बार तारीफ़ करे, वो हमारे काम का नहीं है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा ट्रांजिशन हुआ इसी बेस पे, यानी कि ऑब्जर्वेशंस पे हुआ, स्टडी पे हुआ, रिसर्च पे हुआ। और फिर हम जब ये पीएफआई का जब मसला आया तो पीएफआई में भी हमने उस पर काफ़ी स्टडी की, पीएफआई के ऊपर। इनफैक्ट मैंने आर्टिकल्स भी फर्स्ट पोस्ट वगैरह में भी लिखे आर्टिकल्स उस पर पीएफआई के ऊपर। तो ये सारी जो मतलब एनालिसिस रही है, तो इसमें हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। वो कंक्लूजन ये है कि अगर हम इंडिया को स्टेबल देखना चाहते हैं तो फिर जो कंजर्वेटिव्स हैं हर रिलीजन के, उनके बीच में डायलॉग एक्स्टैब्लिश करना होगा, उनके बीच में कोलैबोरेशन एक्स्टैब्लिश करना होगा, और जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको दूर करना होगा। और एट द सेम टाइम ये जो लेफ़्ट आइडियोलॉजी है, वोक आइडियोलॉजी कह लीजिए, या फिर जो कम्युनिस्ट है, इनको भी दूर करना होगा, वरना ये इस गैप को जो है ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और विक्टिमहुड मेंटालिटी को निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक विक्टिमहुड मेंटालिटी रहेगी तो फिर कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। तो इसके साथ साथ जो है, जैसे ट्विटर पर भी जैसे मैं एक्टिव होने के बाद जो है मैंने गौर किया कि स्पेशली लेफ़्ट विंग के जो लोग हैं ये स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा उनको मैं जवाब देता था, रिस्पॉन्स देता था। तब जाके हमारे एक भाई ने हमको अप्रोच किया, फिर उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट पे बुलाया, फिर पॉडकास्ट पे हमने मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में बात की। और फिर वो भी कंजर्वेटिव हैं और जो है सेंटर राइट हैं। जब उनसे हमारी बात हुई तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, अगर हम वाकई में स्टेबल सोसाइटी देखना चाहते हैं तो फिर ये जो वॉइसेस हैं, इन सारी वॉइसेस को एक जगह इकट्ठा होना होगा। जिस तरह से लेफ़्ट का एक ग्लोबल नेक्सस है, तो इसी तरह से जो है राइट वॉइसेस का भी जो है एक नेक्सस होना चाहिए, एक अलायंस होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे होके हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमको गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं या एस्टैब्लिशमेंट से पैसे मिले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस चीज़ को। वाशिंगटन में कोहना, जो कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इनका एक एडवोकेसी इवेंट था वो कैपिटल हिल में। तो मैं वहाँ गया था जुलाई में। तो सैल्वेडर बबोनेस भी वहाँ पे आए थे, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर सैल्वेडर बबोनेस ने ओपनली कहा अपनी स्पीच में कि मैं यहाँ आया हूँ सिवाय टिकट के, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है। और मैंने भी ये कहा कि सिवाय टिकट के हमको मतलब ऐसा नहीं कि आपके आने जाने का खर्च, क्योंकि जो लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं वो लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके एक कॉज के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ओपन सोसाइटी फाउंडेशन या सोरस फाउंडेशन या कोई और फाउंडेशन से पैसा आता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम काम करते हैं, इनफैक्ट आप भी काम करते हैं, हम लोग काम करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हम अपने अपने धर्म पर रहते हुए, अपने अपने मज़हब पर रहते हुए एक स्टेबल सोसाइटी की तरफ काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक यू मेंशन, हम लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, हम अपने जो हमारी जॉब्स हैं वो तो करते ही हैं। ये तो हम
इसको लेके पैशनेट हैं, वी वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इसलिए ये तो हम साइड में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पैसे मिलते हैं। पता नहीं लोगों को क्या गलत फहमी है। ट्विटर पे भी लोग ऐसा बहुत बोल देते हैं, आपके 2 रुपए पहुंच जाएंगे, आपके 5 रुपए पहुंच जाएंगे। भाई अगर हर किसी का अपना एक ओपिनियन है, इफ द हुँ, लेफ्ट इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, सो आर वी। ओके, या इज़हाक, एक चीज़ बताएं, आपने कहा कि सऊदी में जो नेशनलिज्म को या फिर जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम में प्रोपेगेट किया जाता है मुस्लिम ब्रदरहुड को। हुँ, तो ऐसा क्यों है कि सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं उनकी सोच ऐसी है कि अगर आप हिंदुस्तान से आए हैं तो आपकी जो एलिजेंस है वो हिंदुस्तान के साथ होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी मुस्लिम से बात करें या फिर फॉर दैट मैटर इवन बांग्लादेशी मुसलमानों से बात करें जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं प्राइमरली, वो तो ये कहते हैं कि वी आर द उम्मा फर्स्ट। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर हमारे सामने लड़ने वाला मुसलमान भाई है, चाहे वो सच पे है, हक पे है या फिर हराम पे है, हमने उसी का साथ देना है, बिकॉज वी आर बाउंड बाय द मुस्लिम आइडेंटिटी। बट आप जो मुझे बता रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिनन है, वहाँ के लोग जो हैं वो इस पर यकीन रखते हैं कि जो आपका मुल्क है सबसे पहले आपकी वफादारी आपके मुल्क के साथ होनी चाहिए। ये क्यों है, जबकि ये तो ऐसे ममालिक हैं दोनों ही जिनको ऐसे समझा जाता है कि ये मतलब सऊदी अरेबिया इज लिटरली द प्लेस वेयर इस्लाम वाज बॉर्न। या तो अगर वो ऐसा समझ रहे हैं तो जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं ये अलग तरीके से क्यों सोचते हैं? बहुत मतलब आपने सेंसिटिव सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब ज़रूर दूँगा आपको। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेशनलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है दिस हैज़ बिकम एलियन टू दी साउथ एशियन मुस्लिम्स। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया है कि सऊदी, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब जो है 1920s 30s में बने हैं। एट द सेम टाइम जब ब्रिटिश का पावर ख़त्म हो रहा था, जब ये लोग छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम पे ही ये लोग बने हैं। तो इनको वो पता है ज़मीन की अहमियत और नेशनलिस्ट आइडेंटिटी की अहमियत इनको पता है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि साउथ एशियन जो मुस्लिम्स हैं, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के, तो यहाँ का जो रीजन रहा है, यहाँ पर जो है एम्पायर्स का कंट्रोल रहा है। काफ़ी एम्पायर्स वगैरह यहाँ पर थे, मुस्लिम एम्पायर्स थे। तो 1920s 30s में ये एम्पायर्स भी ख़त्म हो गए। तो जैसे ये एम्पायर्स ख़त्म होना शुरू हुए, एक तरफ एम्पायर्स यानी कि ख़त्म हो गए, मुस्लिम एम्पायर्स जैसे ख़त्म हुए, दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर भी ख़त्म हुआ। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तकरीबन एम्पायर्स जो है वो ख़त्म हो गए। अब मुसलमानों को ये लगा कि अब जो है वो जो एक ग्लोरी थी, वो जो पास था, तो उस जब एम्पायर्स वजूद में थे तो उस टाइम पर जो है नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी इंडियन, पाकिस्तानी, वो कोई नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी उस टाइम पे नहीं थी। कोई इंडिया से है तो वो अरब चला जाता था शिप में बैठकर, आराम से 2 साल रह के फिर वो वापस आ जाता था। कोई वीज़ा नहीं, कोई बॉर्डर कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। तो लोगों को लगता था कि ये जो प्रिविलेज है एज ए मुस्लिम, एक एम्पायर के अंदर आराम से घूमना इधर उधर, और मतलब मुस्लिम है तो बस आप इक्वल हैं, अरब है, इंडियन है, कोई भी आप इक्वल मुस्लिम है तो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो जब ये ख़त्म हो गया तो एक डिसग्रेस आना शुरू हो गया। आप ये साइकोलॉजी समझिए, यहाँ पे एक डिसग्रेस आना शुरू हो गया। अब ये डिसग्रेस जैसे हुआ, फिर अरब इसराइल वॉर हुई। ठीक है, अरब इसराइल वॉर में जो है इसराइल ने 6 अरब कंट्रीज़ को 6-7 दिन में उसने जो है पछाड़ दिया। एक और डिसग्रेस जो है मुसलमानों के ऊपर लग गई। उनको लगा कि भाई जो थर्ड होलीएस्ट साइट है इस्लाम का वो भी चला गया। एक तो एम्पायर गिर गया, दूसरा जो है ये थर्ड होली प्लेस जो है ये भी ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो गए। तो उनको लगा कि कुछ चाहिए हमको जिससे हमारा जो ये लॉस्ट ग्लोरी है वापस आए। तो उनके सामने पहले आया अरब नेशनलिज़म। ठीक है, अरब नेशनलिज़म काम नहीं कर पाया। जमाल नासिर ने पैन अरबिज़म को मूव किया, वो भी काम नहीं कर पाया। फिर इन्होंने जो है बाथिज़म को यूज़ किया, वो भी काम नहीं किया। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया, इस्लामिज़म। तो इस्लामिज़म, ये सारी चीज़ें जो है मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने उनकी किताब है अफ़गानिस्तान फ़ाइल, आप ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को। प्रिंस तुर्की अल फैसल वो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ थे और उन्होंने डायरेक्टली हैंडल किया अफ़गान मुजाहिदीन को, उसामा बिन लादेन से नेगोशिएशंस, मुल्ला उमर से नेगोशिएशन। आप ज़रूर पढ़िए उस किताब को। उसके अंदर उन्होंने पूरी ये साइकोलॉजी बताई है। तो जब ये पूरा मतलब इस्लामिज़म को इन्होंने एम्पावर किया इस लिहाज से कि चलो कुछ एक रिप्लेसमेंट हो सकता है मुसलमानों को ऑनर दिलाने के लिए।
ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, वो धीरे धीरे ये शुरू में ये पॉलिटिकल मूवमेंट था, वो धीरे धीरे होके जो है ना ये पूरा एक रिलीजियस मूवमेंट बन गया। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा क्यों है कि इंडिया पाकिस्तान में आप जैसे बता रहे हैं अभी कि हम मुसलमान पहले हैं, नेशनलिस्ट बाद में हैं, तो मुस्लिम ब्रदरहुड के वजूद के बाद हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब, इन लोगों ने भी इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया कि अगर हमको ऑनर चाहिए, अगर हमको वापस अपनी ग्लोरी चाहिए, तो ये सब छोड़ दो, ये इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी छोड़ दो, हम मुसलमान पहले, भले मुसलमान सामने वाला चोर रहने दो या लुटेरा रहने दो, जो भी रहने दो, हम मुसलमान हैं, बस मुसलमान हैं। ये एक उन्होंने किया। अबुल आला मौदूदी ने इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, इसरार अहमद ने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया, और इसरार अहमद ने ग़ज़वा हिंद के ऊपर इन्होंने ओपनली कहा कि तालिबान और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान के ऊपर ग़ज़वा हिंद करेंगे। और ताज्जुब की बात ये है कि राना अय्यूब ट्वीट करते हैं कि रात में 4 बजे रमज़ान में ये लोग इसरार अहमद को देखते हैं उनके घर पर। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को जो है प्रमोट किया गया इंडिया पाकिस्तान में, जो है ऐसे लोगों को लोग सुनना शुरू किए। उनको लगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि भाई ये नेशनलिस्ट आइडेंटिटी छोड़ो, सब मुसलमान हैं, सब मिलके काम करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, ठीक है, और इसी बुनियाद पर जो है जो क्योस क्रिएट हो रहा है इसी बुनियाद पर हो रहा है। इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को निकालने के लिए सऊदी अरब के एक स्कॉलर गुजरे हैं, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, शेख खालिद रद्दादी। उनकी बुक है वतनिया, उसके अंदर इन्होंने पूरा समझाया है कि ऐसा नहीं है भाई कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। नेशनलिज्म है, आपकी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी हो सकती है, आप बिल्कुल आप जो है अपने आप को अपनी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक पूरी जो मतलब एक साइकिल पूरी गुजरी है। तो इस लिहाज से जो है ये हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि लोग अपने आप को अभी भी आज भी ऐसा प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या लोगों को जब मैं पूछता हूँ कि आप इंडियन पहले हैं या फिर आप मुस्लिम पहले हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलें। मुस्लिम अगर हम पहले बोलते हैं तो फिर एक मसला है कि भाई कहीं हम रिलीजन पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, और अगर इंडियन पहले बोलते हैं तो कहीं रिलीजन पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर मुस्लिम पहले हम बोलते हैं तो फिर जो है कहीं हम इंडिया से तो बाहर ना निकल जाएंगे। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर यह है जो आपने मेंशन किया है कि सामने अगर मुसलमान हैं, वो भले कितना भी बड़ा क्रिमिनल रहने दो, बस मुसलमान होने की बुनियाद पे उसको सपोर्ट करना, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इसका मैं एक रेफरेंस कुरान से भी दे सकता हूँ। कुरान में प्रॉफिट मोसेस का एक वाक़या है, मूसा अलैहि सलाम का। तो मूसा अलैहि सलाम जो थे वो बनी इसराइल के साथ थे, ठीक है, अपोजिशन में उनके था फ़िरौन, ठीक है, फ़िरौन उधर साइड था, मूसा अलैहि सलाम इधर साइड थे। तो मूसा अलैहि सलाम के साइड वाला एक बंदा फ़िरौन के सिपाही के साथ बातचीत कर रहा था और बहस में दोनों में लड़ाई हो गई। तो मूसा अलैहि सलाम को उसके आदमी ने बुलाया, बोला कि आप आओ मेरा सपोर्ट करो। तो मूसा अलैहि सलाम गए, जाकर उन्होंने उस आदमी को पंच मारा, पंच मारते ही वो आदमी मर गया, ठीक है, वो फ़िरौन की साइड का जो आदमी था मर गया। मरते ही अब उनको लगा कि भाई ये तो बड़ा ख़तरनाक मसला हो गया। अब दूसरे दिन उन्होंने देखा कि वही आदमी जो मूसा अलैहि सलाम की साइड वाला जो फ़िरौन से कल बहस कर रहा था, आज वो दोबारा दूसरे आदमी से बहस कर रहा है। तो मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की, उन्होंने कहा कि या अल्लाह मुझे ऐसे मुफसिदीन लोगों से बचा, ऐसे फसाद करने वाले लोगों से मुझे बचा। यानी कि वो गए थे उसकी सपोर्ट में और उन्होंने सामने वाले को मारा और वो मर भी गया। अब दूसरे दिन वो देख रहे हैं कि वो बंदा दोबारा जो है फिर बहस भी कर रहा है, उल्टा इल्ज़ाम वो मूसा अलैहि सलाम पे ही लगा रहा है कि अरे भाई मैं तो आपको बात करने के लिए बुलाया था, आपने तो आदमी को मार ही दिया। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला जैसा भी हो आपको जो है सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है। सामने वाला अगर जो है मुसलमान है, अगर आपके घर पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहा है तो क्या पुलिस के पास नहीं जाते? पुलिस के पास जाते हैं ना। क्या आप कोर्ट पे नहीं जाते? आप कोर्ट के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो, पुलिस हिंदू भी हो सकती है, पुलिस क्रिश्चियन भी हो सकती है। तो यहाँ पर जब मसला होता है कि अपने घर का जब मसला होता है, आपके मोहल्ले में जो है मोहल्ले के नुक्कड़ पर लड़कियों को छेड़ा जाता है एग्जाम्पल, ठीक है, छेड़ने वाले अगर मुसलमान लड़के हैं और आपकी लड़कियां, आपकी औरतें भी मुसलमान हैं, तो क्या आप जाके पुलिस में कंप्लेन नहीं करते? आप ये थोड़ी बोल के चुप हो जाओगे कि नहीं भाई मैं हिंदू के पास नहीं जाऊंगा कंप्लेन लेकर। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। असल मसला ये है कि लोगों का मसला ये है कि जब खुद की बारी आती है तो लोग सब जो है अपने हिसाब से काम करते हैं, मगर जब एक नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो तब जो है थोड़े लोग चुप हो जाते हैं, थोड़े लोग कन्फ्यूज रहते हैं, थोड़े लोग वोकल होते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर, यूक्रेन और रशिया के बीच में
जब वॉर शुरू हुई तो रशिया की साइड से चेचन मुस्लिम्स ठहरे, यूक्रेन की साइड से तातार मुस्लिम ठहरे, ठीक है। और दोनों तरफ से दोनों के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि आपको रशिया को सपोर्ट करना है, आपको यूक्रेन को सपोर्ट करना है। वहाँ पे उम्मा का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया? और एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, अफ़गानिस्तान में जब वॉर शुरू हुई तो उन्होंने कहा दिस इज़ द उम्मा इशू, ये मुस्लिम उम्मा का इशू है। अरब से लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान से लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं। मगर अब जब तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई है तो आप बताइए कैबिनेट में कहीं भी क्या उन्होंने पाकिस्तानी को कैबिनेट में रखा है? किसी पाकिस्तानी को कोई सीट दी है, एजुकेशन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर? कुछ भी नहीं। क्या किसी अरब को इन्होंने सीट दी है जस्ट बिकॉज ऑफ उम्मा? नहीं। तो मैं यही बताता हूँ कि यस वी आर उम्मा स्पिरिचुअली, हम लोग उम्मा हैं स्पिरिचुअली, नॉट पॉलिटिकली। पॉलिटिकली हम लोग उम्मा नहीं है, स्पिरिचुअली हम लोग उम्मा है। ठीक है, हम रमज़ान में एक साथ रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हज एक साथ होता है, सब एक साथ है, ठीक है, यूनिटी है और हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में सब एक हैं, बट पॉलिटिकली हम लोग एक नहीं हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो गई लोगों के जहन में तो मैं समझता हूँ कि 80-90% इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। Zahak, you are a devout Muslim and आप साथ ही साथ इस्लामिज्म पे बहुत बात करते हैं, आप कॉल आउट करते हैं इस्लामिस्ट्स को। किस जी। तरह की मुश्किलात हैं जो आपको जिनका सामना करना पड़ता है फ्रॉम विद इन योर कम्युनिटी? क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है लोग आपको इस्लामोफोब भी कहते हैं, जबकि ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज ब्रिज द गैप प्रोबेबली बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द नॉन मुस्लिम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दैट यू वर बोर्न इन। और ट्रू। आप अभी आपने एक्सप्लेन किया कि उसमें कुछ गलत नहीं है, इवन सऊदी अरेबिया और यूएई में भी नेशनलिज्म की बात की जाती है। तो फिर इंडियन मुस्लिम्स का इतना रेजिस्टेंस क्यों है? और मैंने आपको देखा है कि बहुत लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी मीम्स भी बनाई जाती हैं और पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है कि आप इज़राइली एजेंट हैं, इंडियन एजेंट हैं, मतलब इंडियन एजेंट एज़ इन रॉ एजेंट हैं। ये क्या चैलेंजेस है जो आपको आते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल मतलब अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है कि ये चैलेंजेस तो है विद इन द कम्युनिटी। मगर मैं एक बात ये भी कहूँगा कि मेजॉरिटी जो होती है कम्युनिटी में ये लोग पैसिव होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पैसिव लोग ज़्यादा होते हैं। मैं कोई चीज़ पोस्ट करता हूँ फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, तो बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं। मेजॉरिटी होती है बिल्कुल पैसिव, खामोश लोग। इनफैक्ट पीएफआई बैन होने के बाद कई लड़कों ने मुझे मैसेज करके बताया, ज़हाक भाई आपने सही टाइम पे हमको पीएफआई के बारे में बताया, हम लोग बच गए। एक लड़के ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि मैं जेल जाने से बच गया। नॉर्थ के लड़के ने मुझे मैसेज किया, कहा मैं तो जेल जाने से बच गया ज़हाक भाई आपकी वजह से। बहुत सारी पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, पर्सनली मैसेज करते हैं। मैं जब न्यूयॉर्क गया तो वहाँ पे जूइश सिनागॉग, सबसे ओल्डेस्ट जूइश सिनागॉग गया। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वापस आने के बाद लोग कहेंगे कि यार तुम तो यहूदी एजेंट हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, यू आर ट्राइंग टू ब्रिज अप द गैप्स। तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऐसा सोचती है, मेजॉरिटी पैसिव होते हैं, खामोश होते हैं, वो लोग सोल्यूशन चाहते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब चूँकि राइट विंग यानी सेंटर राइट में और मुस्लिम कम्युनिटी में कम्युनिकेशन नहीं है, इस वजह से ये लोग भी अप्रोच करने के लिए आगे पीछे होते हैं और ये लोग भी आगे पीछे होते हैं। बट आप जो पूछ रही हैं कि विद इन द कम्युनिटी जो बैकलैश आता है वो भी है। बहुत सारी ऐसी वोकल वॉइसेस हैं जो मेरे मीम्स बनाते हैं। जैसे कि एक मीम उन्होंने बनाया कि मैं साधु के कपड़े पहन कर बैठा हुआ हूँ, और इस तरह से बहुत वाहियात मीम्स भी बनाते हैं। पेरेंट्स को भी गालियाँ देते हैं, मेरी वालदा मेरी माँ को भी गालियाँ देते हैं, मेरे वालिद साहब को भी गालियाँ देते हैं। ठीक है, देते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और इनफैक्ट वो लोग फ़ख्र भी महसूस करते हैं। जब मैं Y20 होके आया, मैं हैदराबाद से होते वापस आया, तो मेरे काफ़ी रिश्तेदारों ने अप्रिशिएट किया। तो ऐसा मतलब नेगेटिव बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, बट पॉजिटिव समझने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और रही बात इस्लामोफोब की, तो हाँ, काफ़ी लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हम इस्लामोफोब है। तारिक फ़तह साहब के डेथ के ऊपर मैंने बस इतना कहा था, बस इतना ही कहा था मैंने कि आप किसी को जहन्नमी नहीं बोल सकते। लोग कह रहे थे कि तारिक फ़तह जहन्नमी है, और ये बोल रहे थे कि वो तारिक फ़तह तो जहन्नम चला गया, तुम जूनियर तारिक फ़तह हो, तुम भी जहन्नम जाओगे। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे
जहन्नम कौन जाएगा, जन्नत कौन जाएगा, ये अल्लाह डिसाइड करेगा, ये तुम नहीं डिसाइड कर सकते। तो बस मैंने इतना कहा। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो तारिक फ़ताह वाला आदमी है, इस्लामोफोब है, इस्लाम हेटर, इस्लाम ये इस्लाम। कई मरतबे तो ये लोग जो है सऊदी फॉरेन अफेयर्स को भी टैग कर देते हैं ट्विटर पर, पुलिस को भी टैग कर देते हैं। अब वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आखिर में ये बंदा तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, डिवाउट मुस्लिम है, और फिर ये इसको क्यों ये लोग इस्लामोफोब कह रहे हैं। तो बेसिकली इनका ये एजेंडा है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई ऐसे लोगों के साथ हुआ है, स्पेशली मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो होते हैं वो, और काउंटर टेररिज्म पर जो बात करते हैं या काउंटर एक्सट्रीमिज़म पर जो बात करते हैं, उनके साथ ये होता है, कॉमन पैटर्न है ये। वेस्ट में बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई है। ये लोग जो है इनको कहते हैं ऑनर ब्रिगेड, ऑनर ब्रिगेड कहते हैं। इनका काम ही ये है कि ये लोग जो है आपको, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डिस्क्रेडिट कर दें। इनफैक्ट मैं समझता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के बाद भी जो है वो कहेंगे कि भाई ये तो देखो हिंदुत्व के लोगों के साथ जाकर बैठ रहा है। Y20 में जब मैं गया था, वहाँ से वापस आने के बाद, अब ऑब्वियसली Y20 में उन लोगों ने मुझे एक बुक दी, मोदी एट 20 करके कुछ, तो उस पर मोदी की फ़ोटो थी। अब वो उन्होंने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि देखो ये मोदी की पार्टी से मिल चुका है। हालांकि भाई मैं वहाँ पे गया था मेहमान के तौर पे, वो मुझे दिए हैं वहाँ पे गिफ्ट, तो ऑब्वियसली मैं फ़ोटो तो लूँगा वहाँ पे। तो लोग ये नहीं समझते, और लोग ये भी नहीं समझने की कोशिश करते कि गवर्नमेंट में और पार्टी में फ़र्क होता है। हाँ, बीजेपी पार्टी है, उनके कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, मगर जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि किसी एक पार्टी की नफ़रत में, या किसी एक इंसान की नफ़रत में, या किसी एक लीडर की नफ़रत में इस हद तक चले जाते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए। तो हाँ, होता है, बैकलैश तो है, मगर इसी के साथ हमको आगे बढ़ना है। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, कि अगर आप विद इन द कम्युनिटी अपने ही एक्सट्रीमिज़म या टेररिज्म के ख़िलाफ़ में बात करते हैं, अपने ही बीच में जो फ्रिंज एलिमेंट्स या यूँ कह लीजिए कि जो राइज़ ऑफ एक्सट्रीमिज़म है, इसके ख़िलाफ़ अगर आप बात करते हैं, तो आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना होगा। ऑब्वियसली आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा साइकोलॉजिकली। आपके बच्चों के बारे में, आपकी वाइफ के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में वाहियात बातें लोग करेंगे। इसके लिए आपको साइकोलॉजिकली, क्योंकि ऑब्वियसली आपके फैमिली के लोग भी सोशल मीडिया पे होते हैं, वो भी ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए भी जो है ना बहुत नागवार गुजरता है। तो एक तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना है, और आप उनको भी जो है स्ट्रांग करना पड़ता है। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और यहाँ पर मुझे कभी कभी इतना अफसोस होता है देख कर के, बाज़ हमारे कुछ लोग, हिंदू जो है भाई लोग, ये बोलते हैं कि नहीं, कहीं तुम तकिया तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम जो है अगर तुमको इतना ही जो है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ अगर तुम हो, तो फिर तुम एक्स मुस्लिम बन जाओ, तुम इस्लाम को छोड़ दो। तो ये भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ट्रेडिशनल मुस्लिम्स हैं, हम इस्लाम को फॉलो करेंगे, इस्लाम पर चलते रहेंगे, और इस्लाम पर चलते हुए जो है हम चाहते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी में एक्सट्रीमिज़म को बढ़ाया जा रहा है, उसको हम वापस, उन लोगों को हम वापस खींच कर लेकर आएँ। ये हमारा मकसद है। अगर हम इस्लाम को तो हम छोड़ेंगे नहीं, पहली बात तो क्यों छोड़ेंगे हम इस्लाम को। प्राउड मुस्लिम है, बिल्कुल हम प्राउड मुस्लिम है, नहीं छोड़ेंगे इस्लाम को। अगर इनकेस छोड़ भी दिए तो क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी और क्या फ़ायदा होगा। और आप ये बताइए कि इतनी गालियाँ सुनते हुए और इतना सब कुछ झेलते हुए हमको फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर हम आपको तकिया करके हम आपको धोखा भी देना चाहते हैं, तो फ़ायदा क्या है इसमें, मतलब क्या बेनिफिट है इसके अंदर, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो ये चीज़ भी जो है थोड़ा सा, मतलब मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा टॉलरेंट होने की ज़रूरत है एक दूसरे को। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप तकिया कर रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा आप रिस्क भी ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो बर्दाश्त बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू रिफॉर्म्स। लोग इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं। आपने हिंदुत्व की बात की, तो मैं अपनी पोज़ीशन क्लैरिफ़ाई कर दूँ। आई वेयर इट विद अ बैज ऑफ एज़ अ बैज ऑफ ऑनर। अगर मुझे कोई हिंदुत्व वाला कहता है, तो मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। कम से कम ऐसे लोगों से जो सेक्युलरिज्म की वैसे तो बात करते हैं, बट अपने प्राइवेट सर्कल्स में उसको लादीनियत बोलते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म में वैसे तो यकीन नहीं रखते, पर जब उनके लिए कन्वीनिएंट होता है तो उनका यकीन भी हो जाता है। इस तरह के मुनाफिक लोगों के सर्टिफिकेट्स के बिना ही मैं अच्छी हूँ। अच्छा, ज़हाक एक चीज़ बताएँ, बहुत लोगों से मैंने भारत में भी सुना, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वो आर द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जिनका ये कहना था कि पीएफआई के बैन में
सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल था एंड सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन हैड बीन पुशिंग न्यू दिल्ली फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि आप पीएफआई को बैन करें। इट्स एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ये जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की जो हरकतें हैं उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे ये चल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात ऑनेस्टली बताऊं मैं तो ये बात मेरे लिए भी नहीं है कि सऊदी एस्टैब्लिशमेंट ने इस चीज़ को पुश किया है, मगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मतलब इस नैरेटिव को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि शायद सऊदी एस्टैब्लिशमेंट ने पुश किया होगा इस चीज़ को, क्योंकि पीएफआई के जो चेयरमैन रहे हैं उमर सलीम कुछ उनका नाम था, तो उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में कहा था, उसका मेरे पास स्नैपशॉट है, मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हम सलफ़ी आइडियोलॉजी या तबलीगी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, बल्कि हम हमास मॉडल को फॉलो करते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा हम हमास मॉडल को फॉलो करते हैं। और इनफैक्ट आप पीएफआई का आप पूरा प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग भी अगर आप देखेंगे तो उनके पास एक स्टूडेंट विंग होता है, कैंपस विंग होता है और फिर एक पॉलिटिकल विंग होता है। ये पूरा का पूरा जो है ना एक हमास मॉडल है। और मुस्लिम ब्रदरहुड का ऐसा ही मॉडल होता है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मिलिटेंट विंग है हमास, तो फिर उनका एक इंटेलेक्चुअल विंग होता है, फिर उनका एक पॉलिटिकल विंग होता है। तो सेम पैटर्न पर ये बिल्टअप है। एक बात तो ज़रूर इसमें हुई है, वो ये है कि पीएफआई का जो फ्रंट था, मिडिल ईस्ट फ्रंट, उसका नाम था इंडियन फ्रेटर्निटी फोरम और इंडियन फ्रेटर्निटी फोरम करके एक था आईएफएफ, और इंडियन सोशल फोरम आईएसएफ करके भी एक था। दो थे बेसिकली, एसडीपीआई का एक था और पीएफआई का एक फ्रंट था। तो ये लोग क्या करते थे कि यहाँ पे फंड रेजिंग और फंड कलेक्शन करते थे। तो यूएई में बहुत 3-4 साल पहले ही उनको बैन कर दिया गया था। यूएई में फ़ंड कलेक्शन के चक्कर में उनके ऊपर ट्रेसिंग हुई, और जैसे ट्रेसिंग हुई तो पता चला कि ये लोग पीएफआई है, तो वहाँ पे कम्प्लीटली उनको बंद कर दिया गया। सऊदी में भी अभी फ़िलहाल ऐसा मसला है कि यहाँ पर चैरिटी और एडहॉक बेसिस पर जो फ़ंड कलेक्शन होता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सऊदी अरब के अंदर। तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है पीएफआई के लोग मतलब ट्रेस में आ गए होंगे। ट्रेस में आने के बाद जो है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा, फिर उस ऑब्वियसली उनको जब पता चला कि जो है ना ये पीएफआई है और ये मुस्लिम ब्रदरहुड की ही जो है एक आइडियोलॉजी रखने वाला है, तो इनको हो सकता है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो है प्रेशर किया होगा न्यू दिल्ली को कि जो है क्यों आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पे ऐसा काम करें। ऑब्वियसली मतलब ये एक कंट्री के सिटीजन जब दूसरी कंट्री में जाकर इलीगल काम करते हैं, यानी कि फ़ंड रेजिंग हो गया या जो भी हो गया, गैदरिंग्स है, फंड रेजिंग है, तो फिर ये एक डिस्कशन का मुद्दा बन जाता है। और फिर एक होस्ट कंट्री जो होता है सऊदी अरब, ये फिर रेस करता है इशू कि भाई ये आपके ही कंट्री के लोग हैं और ये आइडियोलॉजी रखने वाले हैं और हमारे पास आकर ये काम कर रहे हैं। तो इसमें फिर एम्बेसीज भी जो है जवाबदेह हो जाती है। तो इसमें पॉसिबिलिटी 100% है, हुआ होगा ऐसा, कि इसमें हम मान सकते हैं इस नैरेटिव को। क्या आपको लगता है इंडियन मुस्लिम्स को लेके क्या परसेप्शन है सऊदी अरेबिया में, इन द लोकल मुस्लिम्स देयर, किस तरह से वो देखते हैं इंडियन मुस्लिम्स को? और जो एक नैरेटिव मतलब जिसको तूल दी जाती है हिंदुस्तान के हवाले से, चाहे आप लेफ्ट की बात करें या फिर जो यहाँ के रेडिकल मुस्लिम्स हैं, कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, बट अगर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ देखें तो आप देखेंगे कि द मुस्लिम कम्युनिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी इन इंडिया। तो ये कैसे हो सकता है कि एक कम्युनिटी का जेनोसाइड हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी? सऊदी अरेबिया में इस चीज़ को लेके क्या परसेप्शन है? आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सर्कल्स, क्योंकि गवर्नमेंट सर्कल्स में तो हमेशा आपके पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप लोगों से बात कर सकते हैं। कभी कभी आई नो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, जो भी उनके मन में शक या शुबात होते हैं उसको उसके पे बात होती है और क्लैरिफिकेशंस होती है। बट जो कॉमन लोग होते हैं उनके पास इस सब इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता। दे मोस्टली गो बाय मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है और वीडियोस कौन सी वायरल हो रही है। कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को भी वायरल कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि उसमें एक हिंदू मुस्लिम का एंगल है, बट दिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल है। ये आपने एक सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही है ये। यस, लीडरशिप लेवल पर मैं मानता हूँ कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पीएम मोदी, ये इन दोनों के दरमियान में काफ़ी अच्छा रैपो है और ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बट जब बात आती है कॉमन पीपल की, तो कॉमन सऊदीज़ जो होते हैं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंशियल सऊदीज़, इनके भी जहन में कन्फ्यूजन है इंडिया को लेकर।
एक सऊदी से जब मैं मिला था, जो थिंक टैंक चलाता है यहाँ पर, और यूएस में भी इसका एक ब्रांच था थिंक टैंक का, स्पार्क करके। तो उससे जब मेरी बात हुई थी तो मैंने पूछा था कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी मुस्लिम्स इन इंडिया, आई मीन द अमाउंट। तो उसने कहा कि द पॉपुलेशन, तो उसने कहा मे बी 20 मिलियन, मे बी 25, मे बी 30। तो मैंने कहा नहीं, 250 मिलियन। तो परेशान हो गया, बोला 250 मिलियन? बोला हाँ 250 मिलियन। इंडोनेशिया पहले नंबर पर है, सेकंड सऊदी, सेकंड इंडिया। तो वो परेशान हो गया, 250 मिलियन। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप एक बार इंडिया जाइए। तो उसने, उसके साथ एक और दोस्त था जो मीडिया में काम करता है और वो रेडियो होस्ट भी है। उसने कहा कि हमने सुना है कि अगर हम मुस्लिम इंडिया जाते हैं तो हमको चाकू से मार दिया जाता है। तो मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम लोग इतने मतलब इतनी, आप जैसे अभी बात बता रहे थे, तो ये बात एक्चुअली जो है ना, आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी कही थी कि लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान को मार देंगे। कैसे मार देंगे? 10 करोड़, उस टाइम पे 10 करोड़ थे, ऐसे कैसे मार देंगे? ये सब जो है ना ऐसे ही बातें हैं, ये होने वाला नहीं है। साढ़े और ग्यारह आज करोड़ अब, हाँ बिल्कुल, आप देखिए उस टाइम पे 10-11 करोड़ थे, आज 25-30 करोड़ हो चुके हैं। तो उल्टा बढ़ गए ना, कम कहाँ हुए। जो जब जब पार्टीशन हुई थी तो 11.5 करोड़ मुसलमान थे और 7 करोड़ जो है वो गए थे पाकिस्तान, 3.5 करोड़ पीछे थे। अब 3.5 करोड़ जो है वो बढ़ के जो आप बता रहे हैं कि 250 3.5 मिलियन, करोड़ बढ़ के जो है अभी पच्चीस पाकिस्तान में 25 करोड़ माइनॉरिटी हो गए। 3% थी वही जो आज वही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि आई गई। पाकिस्तान में जो हिंदू थे, हिंदुओं के साथ जो ज़्यादती हुई, कई बच्चियों को जो है कन्वर्ट किया गया, फोर्सफुल कन्वर्जन्स वहाँ पे, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज़ें हुई है वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, उनके साथ शादियाँ हुई, उनको उठा के ले गए। बांग्लादेश में देख लीजिए आप, वहाँ पर भी इस तरह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, उनकी चर्चें जला दी जा रही है। तो बेसिकली उल्टा हुआ। जो लोग कह रहे थे कि इंडिया में ऐसा होगा, नहीं, इंडिया में उल्टा बड़े मुसलमान। तो ये बात मैंने उनको कही कि ऐसा नहीं है, आप एक बार विज़िट करिए। तो दोनों ने भी विज़िट किया और खुशी खुशी वापस आए। एक बंदे ने तो हमारा जो ANI है, ANI पे उसने इंटरव्यू भी दे दिया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ इंडिया आके, मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। तो अब क्या है कि हमको जो काम करना है, द पीपल लाइक यू एंड मी, और वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं कि हमको पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी करना है। ठीक है, एम्बेसीज का काम है कि वो जो है MOUs साइन करवाते हैं, लीडरशिप की मीटिंग्स करवाते हैं, मगर लोगों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। ये होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको चाहिए कि सऊदीज़ जो हैं, हमारे जो दोस्त हैं UAE अमरातीज़ जो हैं, सऊदीज़, बहरीनीज़, इनको हम पुश करें। और कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि लेफ़्ट का जो मीडिया है ना, बड़ा चालाक है। ये लोग वीडियोस जो आते हैं, जैसे स्वामी नरसिंहानंद का वीडियो है एग्जाम्पल, इस वीडियो को ये लोग सबटाइटल लगाते हैं, अरबिक में लगाकर सर्कुलेट कर देते हैं। बाद सऊदी से मुझे भेज के पूछते हैं कि अरे भाई, ये जो स्वामी नरसिंहानंद है, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और हमने सुना है कि इनको मोदी का सपोर्ट है। तो मैंने कहा अरे भाई, ऐसा नहीं होता कि हर छोटी बड़ी जगह पे रहने वाले आदमी को क्या मोदी हर एक आदमी के पीछे थोड़ी रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये कुछ होते हैं लोग, और मेजॉरिटी हिंदूज जो है इस तरह के ख्यालात नहीं रखते, कुछ फ्रिंज है। मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया। अब आप बताओ, कई ऐसे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि भाई यहूदियों को ख़त्म कर दो, कई ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भाई अरब सरज़मीन पे जो है यहूद व नसारा को आने मत दो, यानी कि क्रिश्चियंस को आने मत दो। तो क्या ये मेजॉरिटी का नैरेटिव है? बोलते नहीं। तो इसी तरह से ये भी उनके पास भी इस तरह से कुछ लोग होते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। गवर्नमेंट उन पर एक्शन भी लेती है। अफसोस की बात यह है कि जो एक्शन लिया जाता है वो पब्लिसाइज़ नहीं होता, जो वो लोग बोलते हैं वो पब्लिसाइज़ हो जाता है। तो हाँ, ये बात तो है कि कॉमन पब्लिक में अभी भी बहुत काम करना बाकी है। गवर्नमेंट में तो ठीक है, G20 हुआ, इतना मीडिया में जो है कवरेज हुआ, बट कॉमन पब्लिक में आज भी इंडिया को लेके इस तरह का नेगेटिव नैरेटिव है। इसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान ISI का और ISI का जो मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है। स्पेशली अरब दुनिया के अंदर जो है इंडिया के ख़िलाफ़ में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs ये सब करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप तो FPAC पे जो है काफ़ी आपने रिसर्च की है। सऊदी अरब का जो बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था वो पाकिस्तानी था, ठीक है, न्यूक्लियर के टाइम पे उन्होंने हेल्प किया। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको,
एक सऊदी से मेरी मुलाकात हुई जो राइटर भी हैं और नेवी कमांडर भी हैं, नेवी में कमांडर थे एक टाइम पर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनसे जब मेरी बात हो रही थी इसी हफ्ते, तो उन्होंने बड़े क्लियर कट अंदाज में कहा कि हमने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैसा दिया, बहुत हमने हेल्प की, मगर हमको वापस कुछ नहीं मिला। दे डिडंट गिव अस बैक। जब हमको ज़रूरत पड़ी, यमन का मसला हुआ, ये मसला हुआ, दे डिडंट गिव अस बैक जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बल्कि उन्होंने कहा कि इंडियंस और स्पेशली हिंदूज़ का उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि वो यूएस में भी रहे हैं नेवी ट्रेनिंग के लिए, तो बता रहे थे कि इनके पास ये है कि दे माइंड देयर ओन बिजनेस। इंडियंस दे माइंड देयर ओन बिजनेस, अपना अपना काम से काम रखते हैं, किसी को कुछ ना इधर से लेना ना उधर देना, ना इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी इसके सर, ये कुछ नहीं करते, बल्कि सीधे सीधे लोग होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इमेज जो है अभी बिल्ड हो रहा है लोगों में, और ऐसे लोगों में हो रहा है जो थोड़ा बहुत पढ़ते और देखते हैं। मगर एक कॉमन लोगों का अगर आप देखें तो उनके पास तो यही व्हाट्सअप है और यही व्हाट्सअप की वीडियोस हैं जो आती रहती हैं। तो इस पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, पॉलिसी मेकर्स से मैंने कहा कि अरब यानी कि इंडिया का जो पॉजिटिव इमेज है इसमें अरब मीडिया में लाना बहुत ज़रूरी है। अरबिक मीडिया में, अरबिक मीडिया, उर्दू मीडिया में भी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पीएम मोदी ने मदरसों के लिए क्या किया, ये उर्दू मीडिया में आना ज़रूरी है, तभी तो जाके पता चलेगा लोगों को। अभी जो मदरसा रेगुलेशन ये जो हुआ है, जो रेगुलेशन वगैरह हुए हैं इसके ऊपर, इससे फ़ायदा क्या हुआ मुसलमानों को? कई लोग एक्नॉलेज करते हैं मगर उर्दू मीडिया में आता नहीं है। ये उर्दू मीडिया में आना चाहिए, अरबिक मीडिया में आना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, तभी जाके लोगों को पता चलेगा। ये जो हम एज में रह रहे हैं, ये एक ऐसा एज है, आप अपना काम दिखाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा आपने किया है, वरना फिर लोग यही पूछेंगे आपने क्या किया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जब बात आती है तो हिंदुस्तान आज भी बहुत पीछे है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन तो बड़ी जल्दी फैलती है, पर जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जब तक हमारी गवर्नमेंट क्लैरिफाई करती है तब तक इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। और बहुत सारे इन्होंने फैक्ट चेकर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फ्लोट भी किया है लेटली, बट आई डोंट थिंक दे आर एबल टू कीप अप विद द पेस, क्योंकि जो डिसइन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत बड़े स्केल पर फैलाई जाती है। ज़हाक, आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में, स्पेशली द फार राइट, जो डिस्टिंक्शन नहीं समझ पाते हैं इस्लाम और इस्लामिज़्म के बीच में? और लाइक यू सेड कि बहुत लोग आपको भी कहते होंगे कि आप एक डिवाउट मुस्लिम होके कैसे आप इस्लामिज़्म पे बात कर रहे हो, दैट मीन्स आप अल-तकिया कर रहे हो। तो क्या आप ऐसे लोगों को मैसेज देंगे जिनको ये डिस्टिंक्शन समझ में नहीं आती है कि देयर आर आल्सो मुस्लिम्स हू आर वर्किंग ऑन रिफॉर्म्स? फॉर एग्जाम्पल, यही चैलेंज मेरे ख्याल से एमबीएस के लिए भी आगे वाले वक्तों में पैदा होने वाला है, इनफैक्ट हो चुका है। अगर आप साउथ एशियन मुस्लिम्स को देखें तो दे आर प्रीटी एंटाई एमबीएस राइट नाउ। इनफैक्ट जब वो भारत आए थे तब भी मैंने देखा कि उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी कि ये तो अब इन्होंने इस्लाम को जो है वो बैक बर्नर पे डाल दिया है और अब ये तो बस अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स देख रहे हैं, और ये इन्होंने इसराइलियों से भी दोस्ती कर ली है, और अब ये मोदी साहब के साथ भी बड़ा घुल मिल रहे हैं। बट इसमें क्या गलत है अगर आप अपने लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को आगे रखते हैं, तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि जिन्होंने नहीं रखा तो वो तो आज कटोरे लेके बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल द पाकिस्तानीज़, इन्होंने हमेशा मज़हब का चूरन बेचा है। मज़हब तो आपकी एक फ़ेथ है, वो एक पर्सनल मैटर है, आप उसको प्रैक्टिस करें, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। आप किसी के ऊपर अपना मज़हब इम्पोज़ ना करें और कोशिश करें कि कोई भी आप पर ना करे। बट आप ये तो नहीं कर सकते कि जो चीज़ें आपको डेली लाइफ़ में इम्पैक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इकोनॉमी कैसे कर रही है, आपके यहाँ जॉब क्रिएशन है कि नहीं, आप उनको तो बैक बर्नर पे नहीं रख सकते ना, कि आप सिर्फ़ बोलें कि मज़हब के नाम पर आप मुल्क चलाएँगे, मज़हब का परचम लेके खड़े हो जाएँगे एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस, दैट्स नॉट पॉसिबल। इफ द Saudis एंड द Emiratis आर टेकिंग अ लीड और वो मुस्लिम वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्रैग्मैटिक होना पड़ेगा, तो इसमें क्या गलत है? और एक चीज़ और मुझे बताएँ कि क्या सऊदी अरेबिया में भी ये फीलिंग है एमबीएस को लेके कि ये जो हैं अब ये इतने इस्लामिक नहीं रहे जितना इनको होना चाहिए? डू यू थिंक वहाँ पे भी कोई फार राइट है जिसमें ये फीलिंग है? 3-4 सवाल आपने पूछे हैं बेसिकली। पहला सवाल जो आपका रहा है कि जो हमारे इंडिया में ही जो फार राइट हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
तो मैं ये कहूँगा कि फार राइट का भी जो फ़िलहाल एटीट्यूड है वो इस्लामिस्ट की तरह ही है। यानी कि फार राइट जिस तरह से इस्लामिस्ट जिस तरह से बिहेव करते हैं कि माई वे और हाई वे, कि हम किसी को अकोमोडेट नहीं करेंगे, ना हिंदू रह सकता है, ना यहूदी रह सकता है, ना नसरानी रह सकता है, हमारे मुल्क में अगर रहना है तो ज़िम्मी बन के रहना होगा। ये जो एक एटीट्यूड है इस्लामिस्ट के अंदर, सेम इसी तरह का एटीट्यूड आपको फार राइट में भी मिलेगा। वो किसी को अकोमोडेट नहीं करना चाहते, वो किसी को जो है एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि जो सेंटर राइट हैं इनको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, और फार राइट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई सोसाइटीज़ ऐसे थ्राइव नहीं करती हैं, मल्टीपोलर सोसाइटी है, तो सोसाइटीज़ को थ्राइव करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे के लिए टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए आपका दिन, हमारे लिए हमारा दिन है, कि कुम दीनुकुम वलिय दीन। आप हिंदू हैं, ठीक है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, ना आप हम पे इम्पोज़ करिए ना हम आपके ऊपर इम्पोज़ करेंगे, हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि एमबीएस को लेके जो इंडिया पाकिस्तान में जो एक माइंडसेट है कि ये इतना इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं, ऐसा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेसिकली सऊदी अरब में जो अभी जो सिनेमास आप देख रहे हैं, या फिर जो लड़कियां ड्राइविंग कर रही हैं, 1980 से पहले लड़कियां ड्राइव करती थी, उसकी फ़ोटोज़ भी मौजूद है। लड़कियां जो है घूमती फिरती थी ओपनली, वो उसकी भी फ़ोटोज़ मौजूद है। सिनेमा भी था उस टाइम पे, उसकी भी फ़ोटोज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तब था तो 80 के बाद क्या हुआ। तो 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों को लगा कि भाई ये अच्छा इस्लाम आ गया है, ठीक है, क्योंकि वो खोमेनी मुल्ला रिजीम जो आया तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लॉ जो है उन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया। तो सऊदी में भी कुछ लोग थे, उनको ये लगा कि भाई वो लोग इस्लाम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम कस्टोडियन होते हुए हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा हमको जो है ज़्यादा करना चाहिए। तो उनको कंट्रोल करने के लिए फिर एक साहवा मूवमेंट उठा, बड़ी लंबी स्टोरी है। तो साहवा मूवमेंट उठा, फिर उन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स उन्होंने कायम कर दिए, मगर ये बैकफायर हुआ। जैसे अभी आपने बताया कि सिर्फ मज़हब के नाम पे मुल्क नहीं चल सकता, तो फिर लोग कटना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखिए कि ईरान का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का हल नहीं है ये। आप ईरान भी देख लीजिए, लेबनान देख लीजिए, आप सीरिया देख लीजिए, आप लीबिया देख लीजिए। जितने कंट्रीज़ जो है इन्होंने मज़हब का चूरन बेचा है, ये कंट्रीज़ नहीं चल पाए। ख़ुद टर्की की आप मिसाल ले लीजिए, उर्दुगान ने इमरान खान को पपेट की तरह यूज़ किया। यूज़ करने के बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात उसने ख़राब करवा दिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले इजराइल से उसने दोस्ती की, फिर यूएई के साथ उसने स्मूथन किए टाइस, सऊदी अरब के साथ स्मूथन किए। अब जो एक मेंटालिटी जो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर है वो ये है कि जो है वो लोग समझते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहना चाहिए, लड़की घर में है तो घर में ही रहना चाहिए, लड़की स्कूल नहीं जा सकती। तो एक ऐसे इन्होंने एक थंब रूल बना लिया है, बस ये है तो ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। तो इसमें मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ कि इंडिया की आज़ादी के बाद जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम्स के ऊपर, वो देवबंद का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और देवबंदियों का जो मिजाज है वो काफ़ी नॉन साइंटिफिक उनका मिजाज होता है। आप देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान की मिसाल देख लीजिए, तालिबान वहाँ पे देवबंद वहाँ पे उन्होंने हुकूमत बनाई है। सबसे पहले उन्होंने लड़कियों का स्कूल बंद कर दिया, फिर लड़कियाँ हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मेल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, तो फिर क्या करेंगे? फिर ख़ुद की लड़कियाँ दोहा कतर में स्कूल्स में पढ़ रही हैं, ठीक है। तो इनका जो नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट है, हार्श एटीट्यूड, ये बेसिकली देवबंद का एटीट्यूड रहा। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया की आज़ादी के बाद मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादातर जो है इनको एम्पावर किया देवबंद को, क्योंकि मेजॉरिटी है तो इनको इन्होंने एम्पावर किया, बरेलवी को भी इन्होंने एम्पावर किया। तो इन दोनों को जब इन्होंने एम्पावर किया तो ये एक एटीट्यूड बन गया। इनको लगता है कि ऐसा है तो बस ऐसा ही है। अब सऊदी अरब में चेंजेस हो रही हैं, लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, तो लोग कह रहे हैं हराम है। हराम क्यों है? क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे लड़कियां ऊँट पे नहीं जाती थी, अकेली जाती थी? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद अकेली ऊँट पे जो है सफ़र करती थी। तो लड़कियां सफ़र करती हैं, गाड़ियां चलाना कौन सी बुरी बात है? तो ये एक मिजाज है सिनेमा को लेकर। और दूसरी अलग देखिए, आपकी सोसाइटी में हर टाइप के लोग रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके सब कंजर्वेटिव सबके सब लिबरल हों। तो सिनेमा वगैरह, तो सऊदी अरब को लेकर, एमबीएस को लेकर जो है इंडिया पाकिस्तान के लोगों का यही समझना है कि भाई ये जो है इस्लाम को चेंज कर रहा है। नहीं, इस्लाम को नहीं चेंज कर रहा है, वो इस्लाम जैसा है वैसा ही है, इस्लाम को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो जैसा है वैसा ही है। हाँ, जो
कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है उसको लेकर उसने काफ़ी चीज़ों में रिलैक्सेशन क्रिएट किया है और वो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, तीसरा जो आपने सवाल पूछा है कि सऊदीज़ के अंदर क्या सेम एटीट्यूड है एमबीएस को लेकर, ऐसा नहीं है। सऊदीज़ के अंदर जो मैंने एटीट्यूड देखा है, अगर आप छोटे बच्चे को भी किंग बना देंगे तो वो उनको डिफेंड करते हैं। मतलब ये इनका एक ट्राइब्स एक माइंडसेट होता है कि ये हमारा लीडर है तो मतलब लीडर है, हम उसके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुनेंगे। समावत ता का कॉन्सेप्ट उनके पास है। तो सऊदीज़ में ऐसा नहीं है। सऊदीज़ जो है काफ़ी ओपन माइंडेड नेस के साथ जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इंडिया पाकिस्तान में ऐसा है कि उनको लगता है कि जो एमबीएस न्यूम सिटी बना रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस मैंने देखे, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने बनाए हैं, मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं। उन्होंने मेंशन किया कि न्यूम सिटी जो बन रहा है वो दज्जाल का सिटी है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो दज्जाल को वहाँ पे वेलकम करने वाले हैं और ये इज़राइल के साथ मिल रहे हैं। इज़राइल, ठीक है, मैं ये पूछता हूँ कि अगर इज़राइलियों के साथ बात भी करें तो मसला क्या है? अगर मिल भी रहे हैं तो मसला क्या है? अगर कोई नेगोशिएशन करके एक सॉल्यूशन पे आ रहे हैं तो मसला क्या है? तो ये चीज़ लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं हम ऐसा सोचते हैं, हमारे हिसाब से ही दुनिया चलेगी, हम दुनिया के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये जी मसला है। जी। तो क्या ये जो वीडियोस पाकिस्तानीज बनाते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने खुद भी देखी हैं बहुत सारी इस तरह की वीडियोस। इतना उसमें डिसइंफॉर्मेशन होता है और इतना ज़्यादा डीमोनाइज किया जाता है सऊदी लीडरशिप को। क्या ये वहाँ तक नहीं पहुँचती है? क्या वहाँ वहाँ के लोग ये सब नहीं देखते? देखते हैं, ऐसा नहीं है इन तक नहीं पहुंचती। ये लोग देखते हैं, इनको पता है कि ये जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं इनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और इस चीज़ का दर्द इनको है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सऊदी से जब मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, उसने बताया हमने पाकिस्तान को बहुत हेल्प किया, मगर दिया क्या इन्होंने वापस? और पता नहीं पाकिस्तानियों के अंदर ये एक एटीट्यूड है कि वो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ इस्लाम समझते हैं और फिर वो दूसरों को सिखाते हैं कि सऊदी अरब को इस्लाम ऐसा नहीं ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंडिया में मुसलमानों को ऐसा नहीं ऐसा रहना चाहिए, और इमारात के मुसलमानों को इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आप अपने ऊपर फोकस करिए, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करिए। जैसे अभी आपने जिक्र किया, मोहम्मद बिन सलमान वो अपने लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी कंट्री की इकॉनमी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और हर दौर का एक चैलेंज रहा है और इस दौर का चैलेंज इकॉनमी है। और जो आदमी अपनी कंट्री को इकॉनमी में आगे ले जाएगा, उसी आदमी की जो है बात दुनिया में सुनी जाएगी। और इस चीज़ पर बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि पीएम मोदी इस चीज़ में जो है बहुत एग्रेसिवली आगे जा रहे हैं कि इंडिया का जो इमेज है इकोनॉमिकली इसको आगे ले जा रहे हैं। और जैसे कि एक टाइम होता था, उस टाइम पर जो है जो इन्फॉर्मेशन में आगे होता तो वो जीत जाता था, जो न्यूक्लियर में आगे होता तो वो जीत जाता था। मगर अब जो दौर है वो इकोनॉमी का दौर है कि जो इकोनॉमी को अपने आगे ले जाएगा वो बादशाह है। तो अब एमबीएस देख लीजिए आप या पीएम मोदी देख लीजिए आप, तो ये लोग अपने अपने मुल्क पर, अपने अपनी कंट्री पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपनी कंट्री के लोगों पर फोकस कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और वाकई में आज के दौर में वही आदमी आगे बढ़ेगा जो अपने ऊपर फोकस करेगा। इधर उधर चार जगह वो हाथ डालेगा तो बिल्कुल जो है वो कंगाल हो जाएगा। जी। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान का मसला जो है वो रैडिकल या मिलिटेंट इस्लाम है। मैं ऐसा समझती हूँ कि उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो मुनाफ़िकत है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि तालिबान जो है एंड ऑफ द डे वो तो पाकिस्तान ने तैयार किए ना, उनका जो माइंडसेट है वो पाकिस्तानी माइंडसेट है, वो अफ़गान माइंडसेट नहीं है। मतलब अगर आप अफ़गान्स के साथ बात करें जो आज के दौर के अफ़गान्स हैं, मैं अब कुछ लोग कहेंगे कि गज़नी, गोरी कहाँ से आए थे? पर वो बहुत पुरानी बातें हैं। अगर आप आज के अफ़गान से बात करें तो काफ़ी डिसेंट लोग मुझे वहाँ के लगते हैं और अपने अपने काम से मतलब रखते हैं वो भी। बट जो लोग जिनका पाकिस्तान से पाला पड़ा है, जो अफ़गानों का, उनका माइंडसेट उन्हीं की तरह का है। एंड लाइक यू सेड कि खुद के बच्चे जो तालिबान लीडर्स हैं, उनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वो जो सोसाइटी अफ़गान सोसाइटी है, जो हैपलेस अफ़गान्स हैं, उनके ऊपर दे आर इम्पोजिंग देयर ओन ट्राइबल लॉ व्हिच दे कॉल शरिया। एंड एट द सेम टाइम इफ यू सी द पाकिस्तानी जिहादीज़ हू आर एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर, उनका भी यही हाल है। उनके खुद के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि एयर होस्टेस और पता नहीं क्या-क्या बन रहे हैं। काफ़ी लिबरल किस्म की जॉब्स वो करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एन एवरेज कश्मीरी, दे वांट एन एवरेज कश्मीरी टू बी वेजिंग जिहाद और उसके हाथ में वो पत्थर पकड़ा देते हैं।
दिस लीड्स टू अनदर क्वेश्चन जहां, क्योंकि आप काउंटर टेररिज्म पे काम करते हैं, ये बताएं कि हिंदुस्तान में ना जो हमारी गवर्नमेंट है, पता नहीं इनको समझ नहीं आता है या फिर ये वो कहते हैं ना कि अगर कोई सो रहा है तो उसको तो आप जगा सकते हैं, पर अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसको नहीं जगा सकते। यहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि लोगों को एजुकेशन दो, वो खुद मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। बट मेरी दलील ये है कि बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन, जो लोग पहले ही बहुत पढ़े लिखे थे एंड दे स्टिल चोज टू बी अ टेररिस्ट। तो क्या एजुकेशन अलोन इज गुड टू डी रेडिकलाइज, और क्या एजुकेशन कैन बी इंटरप्रेटेड एज डी रेडिकलाइजेशन, या फिर डी रेडिकलाइजेशन कुछ और है और उसमें आपको कुछ और भी मेजर्स लेने पड़ते हैं जो हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही जगह पे जो है हिट किया है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एजुकेशन आएगा तो एक्सट्रीमिज़म ख़त्म हो जाएगा। नहीं है ऐसा। काफ़ी काउंटर टेररिज्म स्टडीज़ ये बताती हैं, और जब मैं कोर्स कर रहा था काउंटर टेररिज्म में, उसमें भी हमको ये बताया गया था कि लेबनान में जो हिज़्बुल्लाह है, जो ईरान फंडेड मिलिटेंट ग्रुप है, इसके अंदर मेजॉरिटी जो है पढ़े लिखे लोग हैं। मेजॉरिटी पढ़े लिखे लोग हैं। इंडिया में जो पुणे में जो डॉक्टर का केस हुआ है, आईएसआईएस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया, डॉक्टर अदनान अली सरकार, वो तो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट था, मतलब हाईएस्ट क्वालिफाइड। तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे एजुकेशन से नहीं होगा। ठीक है, एजुकेशन देना अच्छी बात है, मतलब वाकई में एजुकेशन होना ज़रूरी है। मैं केरला को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं केरला को ब्लेम भी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे केरला से, मगर केरला में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। मगर आप देखिए कि जब आईएसआईएस का जब प्रॉब्लम शुरू हुआ था तो बहुत सारे लड़के वहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे केरला में। वेस्ट सबसे ज़्यादा जो आईएसआईएस ज्वाइन किए हैं वो वेस्ट से ज्वाइन किए हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे। अभी आपने एग्जांपल दिया उसामा बिन लादेन का, वो खुद जो है पढ़ा लिखा था। अयमन अल जवाहिरी, वो खुद भी डॉक्टर था। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे होने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे मैं आपको कई पढ़े लिखे लोग बताऊंगा। मैं खुद ताज्जुब किया, एक रिसेंट एक बंदे से बात कर रहा था चंद्रयान के ऊपर। वो बंदा मुझे बोल रहा है कि साइंस में तरक्की करके फ़ायदा नहीं है और स्पेस वगैरह में फोकस करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम तरक्की करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। तो हालांकि वो हाईली क्वालिफाइड बंदा था दुनियावी एतबार से, और इस तरह की बात कर रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन का एक्सट्रीमिज़म से या इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मेजर्स जो लिए जा सकते हैं वो ये है कि आप अगर स्वीडन देखेंगे या फिर वेस्ट में भी, यूरोप वगैरह में, गवर्नमेंट बेसिकली स्पॉन्सर करती है ट्रेडिशनलिस्ट मुस्लिम्स को, और बाकायदा ये लोग डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाते हैं, और इन सेंटर्स पे ये लोग जो है बेसिकली फ़ोकस करते हैं। और जो है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग जैसे गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को स्पॉन्सर करती है तो लोग समझते हैं कि ये आपका धर्म बदलने के लिए आ गए हैं। तो धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी ये चीज़ का ख्याल करना होगा कि जहाँ बात आती है रिलीजन की, रिलीजियस फंडामेंटल्स की, तो उसको छोड़ दें, वो उनको मुसलमानों के हवाले छोड़ दें, वो आपस में डील कर लेंगे। मगर जब बात आती है नेशनल इंटीग्रेशन की और फिर डी रेडिकलाइजेशन की, तो इस पर तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना। बग़ैर स्टेट के इन्वॉल्व हुए ये चीज़ नहीं हो सकती। फ्रांस आप देख लीजिए, फ्रांस का एग्जाम्पल आपके सामने है। वहाँ पे जब रेडिकलाइजेशन इतना बड़ा तो मैक्रॉन ने मेजर्स लिए। उन मेजर्स में ये था कि जो इमाम रहेंगे वो इमाम फॉरेन ट्रेन नहीं रहेंगे, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे जो इस्लामिक सेंटर्स और मॉस्क्स हैं वो टर्की फंडेड होते हैं, क्या कहते हैं, फ्रांस के अंदर। तो उसने वो ब्लॉक कर दिया। उसने कहा कि नहीं, अब टर्की से ट्रेन होके नहीं आएंगे ना, टर्की का फंडिंग वंडिंग होगा, जो भी होगा वो लोकल होगा। तो इस पर जो है ना टर्की ने फिर वो प्रॉफिट मोहम्मद वाला जो है पूरा एक एपिसोड शुरू किया कि फ्रांस जो है वो कार्निकेचर्स को सपोर्ट करता है। तो बहरहाल बताना मकसद यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा डी रेडिकलाइज करने के लिए। सऊदी अरब में देख लीजिए आप, सऊदी अरब में भी प्रॉब्लम था रेडिकलाइजेशन का। दे ओन्ड अप द प्रॉब्लम, कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को ओन अप किया। उन्होंने डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाए, एतदाल करके उन्होंने एक पूरा एक यूनिट बनाया। उन्होंने बाकायदा जो है जो रेडिकल लड़के होते थे उनको ले गए, 3-3 साल उनको वहाँ पे रखा।
खाना पीना सब, और फुटबॉल, स्पोर्ट्स और आर्ट्स वगैरह, इस इन सब चीज़ों में उन्होंने उनको पुश किया। मैं समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे कर रही है, क्योंकि जब मैं कश्मीर गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे मनोज सिन्हा साहब जो है, उनके आने से पहले जो है कुछ इस तरह से प्रेजेंटेशन वहाँ पे चल रहा था, तो बताया गया कि किस तरह से कश्मीर के अंदर आर्ट्स को पुश किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को पुश किया जा रहा है, और लड़के लड़कियों को जो है उसमें मोटिवेट किया जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, मगर हाँ ये बात तो है कि एक कॉमन फिनोमेना नहीं है ये, सिर्फ सेंसिटिव एरियाज़ में, जैसे कश्मीर है वहाँ पर है, बल्कि ये चीज़ जो है हैदराबाद है, केरला है, मुंबई, पुणे, भोपाल, ठीक है, यहाँ पर भी होना चाहिए, कलकत्ते में भी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हाँ ये चीज़ हम्म होना बहुत ज़रूरी है। पर ज़हाक, ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाता कि अगर एक तरफ से आप डी रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड सेक्शन ऑफ इंडियन मीडिया, उनका काम ही यही है कि डिफरेंट डिफरेंट मजहब के लोगों को बुलाना और उनके मुंह से कंट्रोवर्शियल बातें निकालना, जिसकी वजह से फिर एक जो धार्मिक सौहार्द होता है वो भी बिगड़ता है। हमने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे हैं पिछले कुछ सालों में, जिससे लोगों के कत्ल तक हुए हैं, जैसे नूपुर शर्मा वाले केस में लोगों की बीहेडिंग्स तक हुई हैं। नोबडी कैन जस्टिफाई दैट। अगर कोई ये कहता है कि इट वाज जस्टिफाइड, तो गॉड ब्लेस दैट पर्सन। Violence is never justified, especially for something that you've just said. पर कहीं ना कहीं एक मीडिया की अकाउंटेबिलिटी भी तो बनती है ना, कि आप उन मसलों पे क्यों बात नहीं करते जिनसे लोगों को एक्चुअली कंसर्न है। फॉर एग्जांपल जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, और जो दिन ब दिन जो टैक्सेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, बट नई जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हो रही। वाई इज दैट इंडियन मीडिया डजंट हैव इट्स प्रायोरिटीज राइट? क्योंकि अगर ये बात आप समझें, आपने जैसे कहा कि फ्रांस में, वेस्ट में तो ये होता ही है, डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स चलाए जाते हैं। इंडिया में अगर डी रेडिकलाइजेशन सेंटर आप बनाएंगे ना, तो इट विल बी मिसकंट्रूड एज कि आप जो सैफ्रनाइजेशन कर रहे हैं पता नहीं मुसलमानों की, जो एक प्राउड मुस्लिम है, आप चाह रहे हैं कि उसका जो इस्लाम है उसको आप डाइल्यूट कर दें। उसका एक रीजन ये है कि वो जो ममालिक हैं जहाँ जिनकी बात आप कर रहे हैं, वहां पर गवर्नमेंट अपना काम करती है, बट एट द सेम टाइम हेट स्पीच जो होती है ना, उस पर भी रोक लगती है। यहाँ पर क्या होता है, करना कराना कुछ नहीं है, बट बकवास इतनी करनी है पूरा दिन कि लोग इसी में उलझे रहते हैं कि यार मेरे मजहब पे अटैक हो गया है और इसके मजहब पे अटैक हो गया है, ऑल ऑफ अस आर फीलिंग इनसिक्योर। तो क्या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको रोकने की जरूरत नहीं है, और हमें अपनी जो प्रियोरिटीज है उनको ठीक से समझने की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आप शोर शराबा कम करेंगे और आप वो काम करेंगे जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। लाइक यू सेड, मतलब ये हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जाएगा। कश्मीर पे तो हम इसलिए फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि एक टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है कि जब सर बढ़े तो हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बट वाई टू गो टू दैट स्टेज? लाइक यू सेड, कोलकाता में, हैदराबाद में, केरला में भी बहुत रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है। इनफैक्ट आईसिस को ज्यादा लोगों ने साउथ ऑफ इंडिया से ज्वाइन किया है, कश्मीरीज ने नहीं किया। तो कब हम लोग जागेंगे कि भाई हमारे लिए बहुत बड़े खतरे हैं आगे वाले वक्तों में, और ऐसा नहीं है कि इंडियन मुस्लिम उससे नहीं इम्पैक्ट होने वाला है। कब हम आउटरीच पे ज्यादा स्पेंड करेंगे इंस्टेड ऑफ giving पोलराइजेशन। patronage to people who are indulging in hate speech? For example, these kind of journalists जिनका सिर्फ यही काम है मजहब की सियासत करना और उसके ऊपर डिबेट्स करना। नहीं नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि बेसिकली मीडिया को रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इंडिया में फ्री स्पीच है, फ्री मीडिया है, मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि अब जब आप किसी मौलवी को बुलाएंगे। इनफैक्ट रिसेंटली मैं किसी एक पॉलिसी मेकर से बात कर रहा था, तो मैंने ये बात बोली है उनको कि देखिए आप किसी मौलवी को लेके आते हैं और वो मौलवी आकर जो है नॉन साइंटिफिक बातें करता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर उसको सवाल कर रहा है, वो फालतू में जो है बातें कर रहा है, हालांकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर तो इस्लाम इजाज़त देता है। अब उसको पता नहीं होता, उसका वही पुराना दकियानूसी ख्याल होता है, वो टीवी पे आकर बोल रहा है। अब वो चूँकि मौलवी टोपी लगाया हुआ होता है, दाढ़ी उसकी होती है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ होता है, अब उसको जब फेलो पैनलिस्ट्स उसकी ये जो नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड के ऊपर अटैक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, तो मुसलमान जब उसको देखते हैं कि, तो बेसिकली मुसलमान उसको अटैक ऑन देयर आइडेंटिटी इस तरह से लेते हैं, यानी कि उनको लगता है कि उनके सेल्फ एस्टीम पे अटैक हो गया। हालांकि मुसलमान उससे एग्री नहीं करते,
बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा कि वो लोग कहते हैं कि मौलवी शुड बॉयकॉट एंड द टीवी चैनल शुड बॉयकॉट द मौलवीज़। मगर मसला ये होता है कि यहाँ पे जब उनको बुला के जब बैठा के जब उनकी बेइज्जती करते हैं तो फिर वो पूरी कम्युनिटी की सेल्फ एस्टीम पे बात आ जाती है। मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे कि श्री श्री रविशंकर साहब है जो है, इनको डॉक्टर जाकिर नायक ने बुलाया था सिम्पोजियम में बेंगलोर में 2007 में। अब श्री श्री रविशंकर जो है वो एक बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग वाले आदमी हैं, यानी कि वो आर्ट ऑफ लिविंग और गुजरात राइट्स के बाद बाकायदा उन्होंने बुक लिखी, बताया कि किस तरह हिंदू मुस्लिम को कोएग्जिस्ट करना है। अब ऐसे कैलिबर के आदमी को आप स्टेज पे बुलाकर उन्हीं के फॉलोअर्स के सामने एक मानो में आप उनको शटअप कर रहे हो और उनको बेइज्जत कर रहे हो, तो फिर हिंदू जब उसको देखता है तो वो हिंदू अपने सेल्फ एस्टीम पे उसको लेता है, यानी कि वो उसकी आइडेंटिटी पे अटैक हो गया है। तो बेसिकली इस तरह का जो कल्चर है जिसमें एक मज़हब के एक नुमाइंदे को बुलाकर उसको शटअप करना या उसको बेइज्जत करना, तो फिर उससे आप जैसे बता रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें और भी गैप बढ़ता जाएगा। हम एक तरफ डीरेडिकलाइजेशन सेंटर्स बनाएंगे और फिर फोकस करेंगे कि भाई डीरेडिकलाइजेशन हो, फिर अब यही बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैं कोई बात करता हूँ पॉजिटिव इंडियन गवर्नमेंट की या फिर इंडिया जो G20 में हुआ है, तो नीचे लोग कमेंट में आके ये बोलते हैं अरे वहाँ तो हेट स्पीच हो गई, वहाँ पे ये हेट क्राइम हो गया, यहाँ पे हेट स्पीच हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, हेट स्पीच हेट क्राइम तो हर कंट्री में होता है, हर जगह होता है। अब पूछते हैं कि भाई ठीक है, तो यहाँ पे क्या उनको कोशिश की गई है कंट्रोल करने की? तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है, आउटरीच पर फोकस करना है, आउटरीच बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट मैं बिल्कुल मतलब ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बता सकता हूँ कि बहुत सारे हिंदूज़, बहुत सारे मुस्लिम्स वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ उनका हेल्थ केयर अच्छा रहे, बच्चे स्कूल को जाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छे कॉलेज में पढ़ें, ठीक है, और अच्छी जॉब मिले, और रोज़ शाम को घर आएँ, दोस्तों के साथ बैठें, थोड़ा सा हंसी मजाक करें। ये लोगों को पसंद है, हिंदू को भी मुसलमान को भी, दोनों को भी, क्योंकि दोनों एक ही मसाला खाते हैं, एक ही तेल इस्तेमाल करते हैं, दोनों का रहन सहन एक ही है। अब मसला ये है कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, आउटरीच जो आप बोल रहे हैं, ये आउटरीच नहीं है, जिसकी वजह से, और फिर ये मीडिया का जो काम है टीआरपी के लिए, ये लोग जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं और ये डिबेट्स करवाते हैं खामा के, इसकी वजह से और भी जो है गैप्स आते हैं। एक टीवी पैनलिस्ट है, मौलवी है, उनको मैंने पर्सनली बैठ के मैंने उनको समझाया, सऊदी आए थे वो यहाँ पे, मैंने उनको बैठ के बताया कि भाई आप मत जाइए, आप इस तरह की बातें मत करिए, आप फालतू की बातें करते हैं वहाँ पे जाके, उल्टा नुकसान होता है। बोले नहीं, हमको डिफेंड करना है इस्लाम को, अगर हम डिफेंड नहीं करेंगे तो फिर इस्लाम को ये ऐसे जो है बदनाम कर देंगे। तो बेसिकली वो डिफेंड करने के चक्कर में उल्टा नुकसान कर रहे हैं इस्लाम का। तो हाँ, ये तो है प्रॉब्लम कि मीडिया चैनल्स को भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, और थोड़ा सा इज़्ज़त, अगर सामने वालों को इज़्ज़त दे के बात करेंगे तो वो भी जो है थोड़ा सा नरम होकर बात करेगा। और ऐसे लोगों को लाते ही क्यों हैं जो मुंह खोलते ही नॉन साइंटिफिक बातें, मुंह खोलते ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, मुंह खोलते ही जो है हिंदू कम्युनिटी को जो है क्या कहते हैं ह्यूमिलिएट करना, मॉकिंग करना, ऐसे लोगों को लाना ही नहीं चाहिए। इससे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। आजकल एक और भी ट्रेंड चल रहा है जहाँ कि ये मौलवीज को बुलाना मतलब एक एक्सट्रीम हो गई, और फिर साथ में एक्स मुस्लिम को बिठा देना, वो दूसरी एक्सट्रीम हो गई। तो उससे क्या होता है कि जो मौलवी साहब होते हैं वो पहले ही एक डिफेंसिव पे चले जाते हैं, तो वो जितनी उन्होंने बकवास करनी होती है वो उससे भी ज्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि दूसरी तरफ एक्स मुस्लिम बैठा है, अब ये पता नहीं क्या क्या बोलेगा। अगर आपको किसी एक्स मुस्लिम के साथ बातचीत करनी भी है, आप उनको सेपरेटली बुलाएं, उनका इंटरव्यू ले लें, बट ये चीज ठीक नहीं है ना कि आप दो एक्सट्रीम्स को आमने सामने बिठा रहे हैं, तो फिर तो वो बदमज़गी तो होगी। और हाँ लाइक यू बिल्कुल। सेड, और हुँ, जी। लाइक यू एक्स सेड कि मुस्लिम का, जो ये होते हैं ना, मौलवीज़ हो गए या पंडित्स हो गए, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है, हम में बहुत ज़्यादा एपेटाइट है रिलिजन को लेके। तो हम लोग इन चीज़ों को बड़ा पर्सनली लेते हैं। अगर कोई पंडित जी की भी बेइज़्ज़ती कर देगा टीवी पर, चाहे वो कोई ऐसी बात कर रहे हों जिससे हम लोग इत्तेफ़ाक भी नहीं रखते, तो वो एक कम्युनिटी को हर्ट करती है वो चीज़ कि ये हमारे रिलिजन के शायद नुमाइंदे हैं और इनको बेइज़्ज़त किया जा रहा है। तो इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये आप देखिए किसी भी डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड नेशन में नहीं होता है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी है एंड वी हैव टू लुक टुवर्ड्स द वेस्ट। हमारे लिए तो अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो हमारे आइडियल नहीं है, बट अगर वो नहीं है तो भाई फिर इतने सारे इंडियंस कतारों में क्यों लगे होते हैं वेस्ट जाने के लिए ना? अगर उनमें कुछ अच्छा है तभी हम चाहते हैं ना कि हमें वहाँ पे जाएँ और वहाँ रहें। बहुत लोग मूव भी करते हैं। इसका मतलब समथिंग दे हैव गॉट राइट ना? तो फिर हमें ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हमें इस मेंटालिटी से अपने आप को निजात देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ें पाकिस्तान जैसे मुल्क करे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो रिलिजन तक ही है।
वो करें ये डिबेट्स बिठा के, उनको ये चीज शोभा देती है, हमें नहीं देती है, बिकॉज वी हैव टू गेट आवर प्रायोरिटीज राइट। ओके, मेक योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और अगर ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि आपने मिस कर दी है, एंड देन वी वाइंड अप। नहीं, ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं और वहाँ पर ये काफ़ी चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव रही हैं। जैसे कि 9/11 के बाद क्या हुआ कि ये लोग एक्स मुस्लिम्स को लाते थे टीवी चैनल्स पर, और उल्टा क्या होता गया कि इस्लामिस्ट जो होते थे उनको एक किस्म से एम्पावरमेंट मिला, उनको जस्टिफिकेशन मिला अपने एग्जिस्टेंस का। उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि वी हेट दिस गवर्नमेंट बिकॉज ये इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, ये इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है इनके ख़िलाफ़ ठहरे हैं। तो उल्टा जो है काउंटर प्रोडक्टिव रहा, तो वेस्ट ने इस सिलसिले को ही ख़त्म कर दिया। वेस्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये एक्स मुस्लिम नहीं चलेगा, ये उल्टा जो है हम जिस कम्युनिटी को डील करना चाहते हैं वो फिर बैकफायर हो रहा है। तो बिल्कुल ये चीज़ें हमको सीखनी चाहिए, और वेस्ट को जब हम देख रहे हैं, हम एक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये चैलेंजेस हो चुके हैं, 20 साल पहले ही हो चुके हैं ये चीज़ें, और हमको ये गलती दोहराना नहीं चाहिए। बल्कि हम जो इंडिया है, भारत है, बेसिकली भारत जो है, इसका एक इमेज है पूरी दुनिया में, इंक्लूसिविटी है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग नहीं बल्कि उन धर्म के सेक्ट्स भी यहाँ पर हैं, अलग अलग सेक्ट्स, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, बहुत सारे। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया। तो लोग चाहते भी हैं कि इन फॉल्ट लाइंस को जो है एक्सप्लॉइट करें, ये जो सेक्ट्स हैं और फिर जो कल्चर्स हैं यहाँ पे अलग अलग हैं, हिंदू में भी अलग अलग कल्चर्स हैं, इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो बेसिकली इन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने ही ना दिया जाए पहले ही सूरत में, तब जाके जो है हम एक अंदर स्ट्रॉन्गर मूव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जहाक, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। बहुत लंबी हमारी बातचीत हो गई, बट बहुत सारी चीज़ें जो आज आपने क्लैरिफाई की जो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। एंड आई होप दिस चेंजेस द डिस्कोर्स फॉर गुड, और लोग इस चीज़ को समझें कि किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आपको पिट किया जा रहा है, एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट दिस इज हैपनिंग टू यू। आई हैव डन अ लॉट ऑफ इंडियन मीडिया एंड इट्स फॉर अ गुड रीजन दैट आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो गई थी। वो वहाँ पे आपको ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि अगर आप किसी को इस तरह की लैंग्वेज में जवाब नहीं देंगे जैसा आपको चाह रहा है चैनल, तो आपको मतलब ऐसा फ़ील कराया जाएगा कि यू आर गुड फॉर नथिंग। तो उसमें क्या होता है, लोग वैलिडेशन के चक्कर में ना ऐसी चीज़ें बोलने लग जाते हैं जो वो मीन भी नहीं करते। एंड आप ये तभी समझ सकते हैं जब आप उस सर्कस का हिस्सा खुद रह चुके हैं। तो मैंने ये चीज़ों को बहुत अप क्लोज़ देखा है कि जो नेता लोग होते हैं ना, जैसे ही उनकी डिबेट खत्म होती है, ज़हाक आई कांट टेक दिस पर्सन्स नेम, बट एक पॉलिटिकल पार्टी के जो सबसे अच्छे शायद स्पोक्स पर्सन होंगे, जब वो अंदर गए तो वो दूसरी पार्टी के जो सरबराह हैं उनके बारे में इतना मज़ाक उड़ा रहे थे, क्या-क्या बोल रहे थे, ठीक है? और जैसे वो बाहर आए तो वो जो उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे उनको कह रहे थे कि नहीं वैसे तो वो ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं। और फिर वो मेरे सामने बैठ के चाय-पानी हो रहा है उनका, और बिल्कुल ऐसे बातें हो रही हैं जैसे कि पता नहीं सगे भाई हैं ये दोनों। तो मैंने तो ये चीज़ें इतनी करीब से देखी है ना कि मुझे लगा कि भाई ये आम लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाते हैं। यू नो, कॉमन पीपल आर फाइटिंग ओवर देयर पॉलिटिकल व्यूज। मतलब फाइटिंग भी क्या, मतलब घरों में भाई भाई से बात नहीं करता, इस लेवल तक लोग चले जाते हैं। सो आई होप पीपल लर्न फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन एंड दे अंडरस्टैंड दैट India cannot do away with its Muslim population. We eventually will have to find a way, a midway where we can all learn to coexist. And like you said कि जो conservatives हैं उनको आपस में बात करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग एक्चुअली मज़हब पे जिनका यकीन भी नहीं है, ठीक है? वो आपकी फ़ॉल्ट लाइन्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं और वो आपको एक-दूसरे से लड़वाते हैं, खुद वो बिल्कुल बाहर बैठ के मज़े लेते हैं। So this is something that the conservatives from both the sides have to understand. And on that note, I conclude this podcast here, and I hope you enjoyed it. And I'll be back with a new video very soon. If you like this video, do consider subscribing to my channel. That's all for today. Bye. थैंक यू।